जो कि 10 सितंबर को होगा। फाइन। और जो जो चीज़ें इसमें बची हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो मैं तुम्हारे कल और परसों ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मंडे और ट्यूसडे आपको फिर प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, आप आराम से प्रैक्टिस करना। ठीक है। और कल हम थे कंक्लूजन पे, ठीक है। और कंक्लूजन ये था कि जब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, मल्टीफॉर्म की, ठीक है ना, तो द कंक्लूजन वाज दैट कि अगर हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि बेस टाइप जो है इसमें हम, ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप है। तो हमने ये पढ़ा था बेसिकली कि जो जेनरिक्स होते हैं वो इसलिए यूज होते हैं कि जो जेनरिक्स के अंदर जो है वो टाइप सेफ्टी जो है बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, और कलेक्शन के अंदर वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? जेनेरिक्स के अंदर वो होता है और कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर वो नहीं होता। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में जब हम उसको यूज करते हैं तो उसके लिए क्या सिंटेक्स यूज करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था दैट एंगुलर ओपन और क्लोज एंगुलर ब्रैकेट यूज करके, ठीक है। तो उसमें एक कंसेप्ट था, ठीक है ना, कि अगर हम ऐसा लिखते हैं कि एक लिस्ट मान लो, कि मैं आपको लिख के बताता हूं, अगर हमने लिखा एरे लिस्ट, ठीक है, यहाँ लिखा हमने स्ट्रिंग। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे अपन अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो आगे दिक्कत नहीं आनी होती है ना। और इसका नाम है मान लो l इक्वल्स टू न्यू al एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। सही है, तो ऐसे देते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसको बोलते हैं अपन टाइप ऑफ पैरामीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? टाइप ऑफ पैरामीटर। इसको बोलते हैं अपन टाइप ऑफ पैरामीटर, याद रखना, ठीक है। और अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं तो टाइप ऑफ पैरामीटर टाइप जो है वो कभी ऐसे वैलिड नहीं होगा, ये हमेशा जो है वो कंपाइल एरर देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं एल स्ट्रिंग, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट वाले उसमें, ठीक है, तो न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग, ऐसे बेस टाइप जो है वो हो गया लिस्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम कुछ यहाँ पे ऐसे देते हैं, लिस्ट और ब्रैकेट के अंदर देते हैं हम ऑब्जेक्ट, देख रहे हो। और पैरामीटर टाइप जो है वो हम ऐसे अगर देंगे, ये तो हो गया तुम्हारा बेस टाइप, ऐसा होना चाहिए। और पैरामीटर टाइप कैसा हो गया? पैरामीटर टाइप होगा ऐसे, जैसे मान लो न्यू एरे लिस्ट दिया और फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने पास कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें जो वैलिड है, ये देख रहे हो, ये वाला वैलिड होगा, और ये वाला जो है वो कभी भी वैलिड नहीं होगा,
ऑलवेज इनवैलिड। ये कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन ये है कि जो पैरामीटर टाइप है, ठीक है, उस पे पॉलीमॉर्फिज्म नॉट वैलिड है, यानी कि अलग एक वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म नॉट अलाउड। ठीक है, इन सच केसेस। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बाद। ठीक है, और इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर हम एरे लिस्ट स्ट्रिंग देते हैं ब्रैकेट में एल और नए से शुरुआत करते हैं, तो टाइप ऑफ पैरामीटर में अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं पहले बार में ही, ये जो रेड से मैंने किया है, देख रहे हो, टाइप ऑफ पैरामीटर में अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं पैरामीटर टाइप में, तो पॉलीमॉर्फिज्म वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अब वो कोई भी दूसरे टाइप का डेटा यहाँ पे लेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे को बोला गया है कि यहाँ पे हम कैसे इसको लिखें कि लिस्ट स्ट्रिंग, देख रहे हो एंगुलर ब्रैकेट में, ये वैलिड है। ठीक है, लिस्ट स्ट्रिंग एंगुलर ब्रैकेट में, दिस इज नॉट वैलिड, ये जो है वो वैलिड नहीं है। अब आसान हो गया, अब समझ में आ रहा है कि उसको कैसे लिखते हैं। एंगुलर लगा देने से क्या हो जाता है कि वो थोड़ा सा जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए रेडी हो जाता है, वो काफी जेनरिक बन जाता है। तो उसको जेनरिक बनाने का, उस कलेक्शन को, ये सिंटेक्स है जिसमें हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूजन वन, जितना हमने कल पढ़ा था उसका कंक्लूजन है। देख लो कि कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है और क्यों है। देख रहे हो यहाँ पे जो टाइप ऑफ पैरामीटर है, वहां पे जो ऑब्जेक्ट पास किया है, इट शुड बी इन एंगुलर ब्रैकेट, राइट। ये हमने कल पढ़ा था, लेकिन मैं इसको कंक्लूजन में बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंक्लूजन पे। ये था तुम्हारा कंक्लूजन वन। अब हम आते हैं कंक्लूजन टू पे। ठीक है, कंक्लूजन टू क्या कहता है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एरे लिस्ट, ऐसे लिख लो एरे लिस्ट, और एंगुलर ब्रैकेट यूज करके यहाँ पास कर दो इंट। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दो लिस्ट और इक्वल्स टू लिखो न्यू एरे लिस्ट। न्यू एरे लिस्ट, यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज कर दो, या फिर इसकी जगह पे आप लिख सकते हो न्यू, और एरे लिस्ट भी लिख सकते हो, और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इंट पास कर सकते हो। ठीक है, फिर इसको क्लोज कर सकते हो मेथड बना के। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ पैरामीटर है, अगर तुमसे पूछे व्हाट इज टाइप ऑफ पैरामीटर, तो टाइप ऑफ पैरामीटर क्या होता है, जो अपन यहाँ पास करते हैं, है ना, स्ट्रिंग है। तो अगर हम यहाँ पे पूछते हैं कि वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इसमें टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है अभी, तो आप क्या बोलोगे, इंट। इंट दिख रहा है ना, ये लग रहा है ना टाइप ऑफ पैरामीटर, जिसको अपन ने वैलिड बोला था उस टाइम में। ठीक है, तो अगर हम वहां पे लिखते हैं न्यू एल दिस एंड फिर इंट ऐसे, तो एनी क्लास, एनी इंटरफेस, जो टाइप ऑफ पैरामीटर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। मैं इसको रेड कर देता हूं, सही है, टाइप ऑफ पैरामीटर। तो द टाइप ऑफ पैरामीटर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड कंक्लूजन क्या कहता है कि द टाइप ऑफ पैरामीटर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। और we cannot apply generics to primitive data type। ये है ये कंक्लूजन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट टाइप किसका होगा, क्लास और इंटरफेस का। मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, ऑफ क्लास एंड इंटरफेस। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन है, इसको ध्यान में रखना। देख रहे हो,
तो यहाँ जो तुमने इंट पास किया है इट्स नॉट अलाउड। अगर यहाँ पे तुम इंट करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, तुम बताना कि ये वैलिड होगा या नहीं। ठीक है, टाइप ऑफ क्लास और इंटरफेस होना चाहिए, चलेगा। तो सबसे पहले हम देते हैं एंगुलर ब्रैकेट और इसके अंदर पास करते हैं इंटीजर। ठीक है, फिर एंगुलर ब्रैकेट पास करते हैं और इसके अंदर पास करते हैं अपन नंबर। फिर एंगुलर ब्रैकेट पास करते हैं और इसके अंदर अपन पास करते हैं रनेबल। ठीक है, फिर अगर एक और ले लो, लॉन्ग ले लो, फिर एक और ले लो, डबल ले लो। अब बताओ इंटीजर जो है वो वैलिड होगा या नहीं, मैसेज थ्रेड में बताओ। कंक्लूजन 2 में तुमने पढ़ा है प्रिमिटिव टाइप नहीं होंगे लेकिन अगर हम यहाँ पे इंट पास करते हैं तो नहीं होगा। इंटीजर इंटीजर लिख के पास करते हैं तो इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल है। नंबर लिख के पास करते हैं तो इट इज पॉसिबल और नॉट नंबर, नॉट पॉसिबल। रनेबल लिख के पास करते हैं तो पॉसिबल और नॉट। क्लास और इंटरफेस पॉसिबल लिख रहा हो तो पॉसिबल है, तो क्लास और इंटरफेस वाला पार्ट पॉसिबल होगा। लॉन्ग लिख के पास करते हैं तो कभी पॉसिबल नहीं है, प्रिमिटिव है। डबल लिख के करते हैं तो कभी पॉसिबल नहीं है, प्रिमिटिव है। इंटीजर इन कुछ नहीं होता है, अगर इंट लिखते तो ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन तुमने यहाँ लिखा था पूरा इंटीजर, तो नंबर तो होता है उसमें, पर इंटीजर जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता। इंट जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, इसलिए इसको मैंने वैलिड कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कंसेप्ट सबका क्लियर है, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था मैं उसी में आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि अगर इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर तुम्हें प्रिमिटिव चीजें दिखे तो समझ जाना कि वो गलत है। एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। इसको अच्छे से पढ़ लो और यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मैसेज थ्रेड में बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सिंपल था ये। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज। ये समझ में आया? इफ देयर इज नो क्वेश्चन आई विल मूव फॉरवर्ड। जहां तक पढ़ाया वहां तक कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम कलेक्शंस पे, कलेक्शंस के कंसेप्ट पे। फिर हम जो है वो देखेंगे और कंसेप्ट्स। ठीक है, तो कलेक्शन अगर हम ऐसे लिखते हैं COLL कलेक्शन, तो ये होता है एक कॉन्सेप्ट कि होता क्या है कलेक्शन एंड ऑल। फाइन, ये सिंपल कर दो इसको। ठीक है, ऐसे अगर हमने लिखा कलेक्शन, और फिर अगर हम लिखते हैं कैपिटल C, देख रहे हो, और बाकी कलेक्शन। ठीक है, ये होता है इंटरफेस, याद रखना। अगर ऐसा लिखा मिलेगा तो वो एज ए इंटरफेस काम करेगा। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं कलेक्शंस, S लगा देते हैं और उसका C जो है वो स्मॉल रखते हैं, तो वो एक्ट करता है एज अ क्लास। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क की खासियत है। ठीक है, कलेक्शन क्लास, कब कलेक्शन इंटरफेस बनेगा और कब कलेक्शन जो है वो कंसेप्ट है, सिर्फ सिंपल। तो वो मैंने तुम्हारे को बताया, ध्यान में रखना इसको, कोई दिक्कत नहीं। जब अपन सिंपल कलेक्शन लिखते हैं तो दैट इज कंसेप्ट फॉर यू। जब अपन कलेक्शन का C कैपिटल लिखते हैं दैट इज इंटरफेस फॉर यू। जब अपन कलेक्शन के अंदर S लगा देते हैं तो दैट इज क्लास फॉर यू। ठीक है, अब कलेक्शन मतलब क्या होता है, ऐसे लिटरल मीनिंग जो कंसेप्ट्स की बात करेंगे अपन की, कलेक्टिंग द थिंग्स, राइट।
सो सपोज वी आर हैविंग अ डेटा, तो हमने करा int I इक्वल्स टू 10, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा। अब मान लो कि हमारे पास जो है वो डेटा और बढ़ गया, तो int j इक्वल्स टू 20, 2 डेटा हो गया हमारे पास, ठीक है। सो वी आर डिक्लेयरिंग सिंगल वेरिएबल देन सेकेंड, ठीक है। ये मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर किसी ने बोल दिया सेकेंड भी कर दो, ठीक है। फिर किसी ने बोल दिया n वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दो। लेकिन सपोज वी आर हैविंग 5000 डेटा, 5000 स्टूडेंट नेम, जो मैंने आपको कल बताया था चितकारा यूनिवर्सिटी के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीटेक के, उनके नाम बता दो या फिर ऐसा कुछ करो, ठीक है। तो इज इट सजेस्टेबल कि आप 5000 वेरिएबल्स यूज करो, int I, int 1, int 2, int 3, int 5, int 5000? It is not a good programming practice. So for that we are having concept of arrays, पढ़ा है हमने, सिमिलर डेटा टाइप एंड ऑल, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है कंसेप्ट कि एरे आया, एरे में क्या दिक्कत आई कि एरे लिस्ट लाना पड़ा, फिर लिंक लिस्ट लाना पड़ा। you must have gone through with the linked list and stack and all in data structure in Java, if you have gone through with, but what part I have to discuss, I'll discuss that with you, fine। तो उसमें टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, कैसे काम करता है, वो सब हम देखेंगे। तो 5000 स्टूडेंट होंगे तो क्या करा कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर दे दो मेरे को, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर चीजें मैं अरेंज कर सकूं, मेरे को बार बार नहीं, सिर्फ एक बार जो है वो डिक्लेरेशन करना पड़े, है ना। सो वी आर हैविंग एरेस कंसेप्ट। एरेस कंसेप्ट आते ही क्या हुआ कि स्टूडेंट नाम का एरे बनाया, स्टूडेंट नाम का एरे बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, उसका नाम दिया s, और न्यू स्टूडेंट के नाम से, है ना, उसके अंदर हमने पास कर दिया 5000। सही है, एक बार में ही सारा काम हो गया। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हमने अपने सब जगह C++ या फिर पाइथन वगैरह में भी पढ़ा होगा कि ये कंसेप्ट ऐसे होता है कि अगर हमारे को एरे क्यों यूज होता है एंड ऑल, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी ये 5000 लाइन जो है सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया, एफिशिएंसी बढ़ी, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, ये सारा चीज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। जितना हमने अभी पढ़ा, जो आपके अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इतना ही पढ़ा है ना। तो अभी यहाँ से लिमिटेशन ऑफ एरे क्या होएगा, अगर मान लो कि हम यहाँ पे ऐसे देते हैं, ठीक है, तो ऐसे देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है मैक्सिमम, यहाँ पे ये हो सकता है कि आई मीन 0 इंडेक्स से शुरू होगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स आएगा, फिर सेकंड आएगा एंड सो ऑन। तो ये लास्ट वाले में मान लो 5000 स्टूडेंट जो है, ये पूरा आ गया, हमारे को सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड सब। यही होता है एरे, और ये होमोजेनियस कलेक्शन होता है, और सेम सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप इसमें स्टोर हो सकता है। तो अब आते हैं हम इसके, हमारा काम यहाँ हो गया था इसको स्टोर करने वाला, तो अब हम आते हैं इसके लिमिटेशन पे कि भाई अगर एरे से हमारा काम चल रहा था तो फिर हमारे को एरे लिस्ट में क्यों आना पड़ा, फिर हमारे को जेनेरिक्स में क्यों आना पड़ा, कलेक्शन में क्यों आना पड़ा। तो हमेशा ध्यान रखना कि मैं भी आके बताऊंगा कि जेनेरिक्स और कलेक्शन जो है वो ऐसा चीज है जिसको, जेनेरिक्स को तो अपन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो टाइप सेफ्टी होती है जो टाइप कैचिंग को रिजॉल्व कर देता है, लेकिन कलेक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट टाइप सेफ्टी नहीं होती है, उसको जेनेरिक्स फॉर्म में लिखना पड़ता है, जो एंगुलर ब्रैकेट्स मैंने आपको बताया है, जिसका कंक्लूजन मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो है वो टाइप कास्टिंग और टाइप कैचिंग को करता है टैकल, ठीक है। तो बेसिकली जेनेरिक एंड कलेक्शन कंसेप्ट्स आर फॉर हैंडलिंग टाइप कास्टिंग, टाइप और उससे वो टाइप कैचिंग को रिजॉल्व करता है।
गेटिंग माई पॉइंट? इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई एक लाइन में पूछेगा तो आप ऐसे बता देना, ठीक है। तो ये एक तरीका ऐसा था। अब आते हैं हम इसमें लिमिटेशन ऑफ एरे पे, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ एरे जो कि हम जानते हैं, बट वी नीड टू नो, क्योंकि यही बेसिक कंसेप्ट है और यही से आपको सब समझ में आएगा कि एरे लिस्ट फिर क्यों आया, फिर लिंक लिस्ट क्यों आया, कैसे यूज होता है एंड ऑल। फाइन। तो पहला प्रॉब्लम तो इसका ये था कि ये फिक्स्ड साइज का था, ठीक है। दूसरा था कि होमोजीनियस था। अब ये दोनों प्रॉब्लम आपको पता है कि कैसे काम करता है। अगर कोई फिक्स साइज का हो, सपोज करो कि मेरे को पराशर या फिर अनिकेत या फिर अभिषेक या फिर कुछ नाम जो है वो स्टोर करना है, जिसके लेटर्स जो हैं, जिसके कैरेक्टर्स जो हैं वो 8 हैं, लेकिन मैंने फिक्स कर रखा है 5 साइज का, तो वो 3 कैरेक्टर मिसिंग हो जाएंगे अगर मैंने एरे यूज किया है तो, ठीक है। और अगर मान लो कि मैंने 12 स्पेस अलोकेट कर दिया है, 12 कैरेक्टर्स के स्पेस अलोकेट कर दिया है और वो नाम 8 का ही है, तो 4 जो है वो हमेशा वेस्ट होंगे। तो मेमोरी वेस्टेज यानी कि एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी जो है वो कभी सपोर्ट नहीं हो पा रहा है इस फिक्स साइज की वजह से। समझ रहे हो? डायनेमिकली एट द रन टाइम वी कैन नॉट चेंज द एरे मेमोरी और एरे वंस इट इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। यही पढ़ा है हमने एरे के बारे में शुरू से। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक। गेटिंग माय पॉइंट? स्टैटिक होता है, डायनेमिकली इसको चेंज नहीं कर सकते। होमोजेनियस मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप। अगर वो इंटीजर एरे है तो वो इंट टाइप को होल्ड करेगा, अगर वो कैरेक्टर एरे है, स्ट्रिंग है, तो सिर्फ कैरेक्टर को अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इसके अंदर लिमिटेशंस थे, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे आया, है ना? उसका सॉल्यूशन कैसे आया? तो ऑब्जेक्ट टाइप एरे बनाया, ठीक है हमने, जैसे मैं अभी करके आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट टाइप एरे मतलब वो ऑब्जेक्ट पे बेस होगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, और न्यू स्टूडेंट, पांच हजार 10,000 जो भी पास किया है तुमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखे S0 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, चलेगा? रिट्रीव कर रहे हैं, चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें S1 जो है न्यू कस्टमर लिख दें अगर, ये तो नहीं चलेगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है। अब ये कस्टमर ढूंढेगा, कस्टमर इसको मिलेगा नहीं जो कि उसमें कहीं पे हो, ठीक है। इसके ये कहने का मतलब है कि अगर हमारा एरे ऑब्जेक्ट टाइप का हो, जैसे कि अगर हम लिखते हैं S4, कोई भी नंबर दे सकते हो आप, मैंने S4 ऐसे ही दे दिया, S2 दे दो, S3 दे दो, और फिर हम लिखते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, और फिर ब्रैकेट में हम पास करते हैं 1000, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिया, स्टूडेंट या कस्टमर या जो भी आपको करना है उसमें न्यू ऑब्जेक्ट के नाम से आपने बता दिया। तो ऑब्जेक्ट टाइप एरे जो ये तुम्हारा हुआ है, ये ऐसे चीजों में वैलिड होता है, ऑब्जेक्ट टाइप एरे। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट टाइप एरे जो कि वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम इसको कॉल करते हो, ठीक है, इसके नीचे अगर तुम ऐसे कॉल करते हो सेम प्रोग्राम में ऐसे, तो ये कस्टमर को भी उसमें इनपुट करा लेगा, ठीक है।
मतलब कि यहाँ पे ये कस्टमर वाला और ये दोनों पार्ट जो है एज इट इज वैलिड होगा जैसे स्टूडेंट वाला पार्ट वैलिड है, क्योंकि ये बेस्ड है ऑब्जेक्ट एरे पे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पॉइंट था, ये लिमिटेशंस थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या था? तो सॉल्यूशन था इसका ऑब्जेक्ट टाइप एरे। क्या सॉल्यूशन था इसका? ऑब्जेक्ट टाइप एरे। ठीक है, अब आते हैं हम कि एरे के पास कोई रेडीमेड सपोर्ट नहीं था। फाइन, एरे के पास कोई रेडीमेड सपोर्ट नहीं था अगर हम कहीं पे कोई प्रॉब्लम में फंस जाएं तो, ठीक है। लेकिन कलेक्शन के पास नो रेडीमेड सपोर्ट कि तुम डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज करके इसको रिजॉल्व कर लो। लेकिन अगर हम कलेक्शन की बात करें तो उसके पास एक कंटेन मेथड है, कंटेन्स, ठीक है, दैट इज रेडीमेड सपोर्ट। उसके अंदर रेडीमेड सपोर्ट होते हैं, आप सीधा यूज करो और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, ठीक है। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ करा है डिस्कस, जिसका नाम था होमोजेनियस और ये सारी चीजें, होमोजेनियस और फिक्स साइज, तो इससे अपन कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि कलेक्शन हमारे को ये तीन प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में मदद करता है। कलेक्शन हमारे को ये तीन प्रॉब्लम में मदद करता है। पहला प्रॉब्लम जो है वो होता है ग्रोएबल इन नेचर। इसको आप डायनेमिक है ये, तो जैसे जैसे प्रोग्राम में आपका डेटा सेट बढ़ेगा, ग्रोएबल इन नेचर, ये वैसे बढ़ेगा। तो एक सॉल्यूशन तो इसने ये दिया, ठीक है। तो ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों होता है। होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मतलब अलग डेटा टाइप भी यूज करता है। दैट्स परफेक्ट, थोड़ा और डायनेमिक हो गया। तीसरा, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर। स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो उसमें यूज होते हैं रेडीमेड, जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेंट्स यूज करता है, जिससे ये सीधा ही इसका काम हो जाता है। तो बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑन की जगह आप सम लगा सकते हो, बेस्ड ऑन सम, ठीक है। जैसे जैसे आप उसमें करोगे, तो ये तीन चीजें हैं जिसमें कलेक्शन मदद करता है। पहले हमने पढ़ा जेनरिक्स, फिर हमने पढ़ा जेनरिक्स और कलेक्शन का डिफरेंस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन कि कैसे जेनरिक्स में अगर अपने को लिखना हो उस कलेक्शन को तो कैसे एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर आज हमने पढ़ा कलेक्शन, कि कलेक्शन का जरूरत कब पड़ा, एरे में क्या दिक्कत आई जिसको ओवरकम किया कलेक्शन, ठीक है। तो जब अपन लिस्ट की बात करते हैं, कलेक्शन को दो भागों में बांटा गया, लिस्ट और सेट, ठीक है। तो वो हैश वगैरह आपको अभी पढ़ना नहीं है। तो लिस्ट को फिर तीन भागों में बांटा गया, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, स्टैक, ठीक है। तो ये जो लिंक लिस्ट है, एरे लिस्ट है, ये सारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होते हैं। मतलब आप डायनेमिकली इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें ये हेट्रोजेनियस होता है, आप इसमें कैरेक्टर भी पास कर सकते हो, इंटीजर भी पास कर सकते हो। लेकिन वो करने से क्या होता है कि बाद में अगर आप पूछोगे कि रोल नंबर 10 पे जो लड़का है उसका क्या नाम है, तो वो आपको एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो इंटीजर वैल्यू कभी नाम नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने देखा था कि कलेक्शन के अंदर वो रन टाइम एरर देगा, बट जेनरिक के अंदर वो कंपाइल टाइम एरर देगा, जो कि प्रोग्रामर के हाथ में होता है रिजॉल्व करना। तो जेनरिक के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो टाइप सेफ्टी होता है, जो कि टाइप कैचिंग को रिजॉल्व कर देता है। बट कलेक्शन के अंदर अपने को वो जेनरिक्स के थ्रू प्रोवाइड करना पड़ता है। कहीं से कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब हम आते हैं इसके छोटे मोटे एग्जाम्पल्स पे, ताकि तुम्हारा थोड़ा क्लियर हो। यहाँ तक तो हमारा जो है थ्योरी और इसके सिंटेक्स हमने देख लिया कि क्यों यूज होता है, काय को यूज करें। बेसिक आपका आई होप कि क्लियर हो। अब हम देखते हैं कि इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है।
एक सिंपल एग्जांपल उठाते हैं। जो कि मेरे को ठीक लगा कि इससे मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वाला से तुम ज़्यादा रिलेट करोगे, इट इज़ मोर रिलेटेबल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जेनेरिक्स इज अ कंसेप्ट इन जावा, एक कंसेप्ट है। जैसे मैंने कलेक्शन में बताया था कि अगर अपन सिंपल लिखे कंसेप्ट कलेक्शन तो कंसेप्ट है, फिर अगर अपन कलेक्शन का सी कैपिटल कर दे तो इंटरफेस है, अगर अपने कलेक्शन के लास्ट में एस लगा दे कलेक्शंस कर दे तो वो क्लास है। अभी बताया था आपको। तो जेनेरिक्स इज अ कंसेप्ट इन जावा वेयर यू कैन इनेबल क्लास, इंटरफेस, मेथड, ऑल टाइप ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, जहां पे आप क्लास को, इंटरफेस को, मेथड को, सबको एक्सेप्ट करते हो। जेनेरिक्स बना दिया आपने उन सबको। ठीक है, आपने क्या करा, उन सबको जेनेरिक्स बना दिया, मतलब जनरलाइज कर दिया। तो जेनेरिक्स इज ऑल अबाउट जनरलाइजिंग द थिंग। फाइन। In other words, it is a concept which enables the user to choose reference type that's a method, constructor of a class accepts dynamically। मतलब चीजें डायनेमिक हो गई है ना, चीजें अब एरे जैसे फिक्स्ड नहीं रही। चीजें जो है अगर अपन रन टाइम में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वी कैन डू दैट इन लिंक लिस्ट, वी कैन डू दैट इन एरे लिस्ट एंड लाइक दैट। फाइन। सो बाय डिफाइनिंग अ क्लास एज जेनेरिक यू आर मेकिंग इट टाइप सेफ। ठीक है, जेनेरिक क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टाइप सेफ होता है, यही पढ़ा था अपन ने। तो ये मैंने रैंडमली एक वेबसाइट से जो है ये चीजें उठाई, और आप देख रहे हो कि आप समझ पा रहे हो चीजें, है ना। तो इट कैन एक्ट अप ऑन एनी डेटा टाइप, दैट्स द बेसिक कंसेप्ट। ये लाइन बस हमने अभी तक पढ़ा था, और ये लाइन आई होप कि आप कनेक्ट कर पाओ। देखो, देख रहे हो यहां तक कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत कि हाँ होता क्या है, समझ नहीं आया या कुछ भी, जरा से भी दिक्कत हो तो प्लीज बताइए। नाउ अब है कि टू डिफाइन जेनेरिक क्लास वी नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पैरामीटर इन एंगल ब्रैकेट। ठीक है, बताया था आपको मैंने ये भी, दैट्स ऑल्सो बीन डिस्कस्ड। मतलब कि अपना कंसेप्ट ये वाला भी क्लियर है। आफ्टर द क्लास नेम यू कैन ट्रीट दिस एज अ डेटा टाइप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल एंड प्रोसीड विद द कोड, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर ब्रैकेट का कंसेप्ट क्यों यूज करते हैं अपन ने देख लिया। अब उस एंगुलर ब्रैकेट के जो डेटा टाइप है, ये जो एंगुलर ब्रैकेट हमने बनाया है टी, ये देख रहे हो, ये हमने टी बना तो दिया। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि अब इस एंगुलर ब्रैकेट में जो तुमने टी करा है उसके अंदर तुम कोई भी डेटा टाइप जो है उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। तुमने यहाँ पे इसको जेनेरिक बना दिया, तुमने क्या करा, इसको यहाँ पे जेनेरिक बना दिया, जनरलाइज कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये खाली एरे लेगा, ऐसा नहीं है कि ये खाली स्ट्रिंग लेगा और ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमने बनाया एक क्लास स्टूडेंट के नाम से, और उसका जो ऑब्जेक्ट पास किया हमने, ठीक है, उसका जो पैरामीटर पास किया वो किस टाइप का किया हमने, जेनेरिक टाइप का। क्या बोलोगे इसको, कि हमने जो पैरामीटर पास किया है वो किया है हमने जेनेरिक टाइप का। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं ताकि तुम्हारे को और दिखाई दे अच्छे से। छोटा सा प्रोग्राम है। सही है अभी। ठीक है, अब देखो ये जेनेरिक टाइप का जो है, तो ये तुमने ऑब्जेक्ट टाइप ले लिया। ये जेनेरिक टाइप का है तो तुमने ऑब्जेक्ट टाइप जो है वो टी टाइप का जो है एज ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एज है वो किस टाइप का है, जेनेरिक टी टाइप का है। चलेगा, कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियर। एज इज ऑफ जेनेरिक टाइप टी, थोड़ा और क्लियर, सही है। फिर हमने लिया स्टूडेंट जो क्लास था उसके अंदर टीएच पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, देख रहे हो ये क्लास है, और क्लास के नाम से सिर्फ दोबारा यूज कर रहे हैं अगर हम कोई चीज, तो वो कंस्ट्रक्टर होगा। एक छोटे से प्रोग्राम में सारे कंसेप्ट हो रहे हैं यूज। ठीक है, और दिस यूज कर क्यों करते हैं,
करंट रनिंग के लिए। तो करंट रनिंग क्या है, ये दिस जो है वो एज पे जाएगा और उसके अंदर जो है एज अलोकेट कर देगा, ठीक है, करंट रनिंग, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द एज यानी कि दिस डॉट एज जो है वो प्रिंट कर दो, जितना भी इसका एज होएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि अगर मान लो कि हमारे को कोई भी चीजों का जो है वो जनरलाइजेशन करना हो, कि ऐसा नहीं कि यार एज जो है वो बाद में ये फ्लोट में दे दे, बाद में मान लो कि ये दे दे पूरा 23 साल या पूरा 18 साल और बाद में बोल दे 18.7 18.5, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब फेच करे तो वो कंपाइल एरर ना दे, रन टाइम एरर ना दे। तो ये एक तरीका होता है कि जेनरिक क्लास बनाने का। तो ये जो हमने क्लास बनाया है, ये हमने क्लास बनाया है जेनरिक क्लास बाय टेकिंग जेनरिक टाइप पैरामीटर, ठीक है, जिसको अपन ने टी बोला है यहाँ पे। सिंपल कंसेप्ट, ऑल वेल, है ना। अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट। ये तो जेनरिक क्लास का था कंसेप्ट, है ना। अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, फिर हम आएंगे जेनरिक मेथड पे भी, ठीक है। कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस तुमको समझना है कि डिफरेंस क्या क्या है। मैंने तुम्हें थियोरेटिकली कल बता दिया था कि क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को अपन देखते हैं, ठीक है। यूसेज इसका, तो इंस्टेंशिएटिंग द जेनरिक क्लास, जब आप उसको इंस्टेंटिएट करोगे जेनरिक क्लास को, वी नीड टू स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट नेम का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट नेम नहीं देते हो तो दैट्स नॉट द राइट वे। आफ्टर द क्लास, ठीक है, विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है, दस चूज द टाइप ऑफ पैरामीटर डायनेमिकली, पास द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर, ठीक है। जेनरिक क्लास के बाद, जेनरिक क्लास के बाद तुमको वो एंगुलर ब्रैकेट में पास करना है, दैट इज टी फॉर यू, ठीक है। इसके बारे में ये समझाना है, इजी है, ठीक है। जेनरिक क्लास यू नीड टू स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट नेम आफ्टर दैट क्लास, वो एंगुलर ब्रैकेट में जो आपने पास किया। अब आप जो पैरामीटर का टाइप है वो डायनेमिकली सेलेक्ट कर सकते हो, दैट्स द होल स्टोरी। इजी है, आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल ऑफ यू, फाइन। अब देखो, अब ये क्लास पे आते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हमने पब्लिक क्लास, ठीक है, जेनरिक एग्जाम्पल लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, वहां तक तो काम हो गया, ठीक है ना। अब वॉइड मेन वाला आया, वॉइड मेन के अंदर तुमने दिया स्टूडेंट फ्लोट स्टूडेंट वन, न्यू स्टूडेंट फ्लोट दिस, ठीक है, फेच कर रहे हो डेटा को। तो std1 डॉट, जो इसका ऑब्जेक्ट तुमने बनाया है std1, देख रहे हो, स्टूडेंट फ्लोट, फिर आपने इसका एक बनाया है std1। तो std1 से तुम उसको कॉल कर रहे हो डिस्प्ले को, चलेगा। सिमिलरली std2 से डिस्प्ले को कॉल कर रहे हो, दौड़ेगा, सही है। फिर आपने तीसरा बनाया, यहाँ पे फ्लोट लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे इंटीजर लिया, ठीक है, और फिर उसको आप डिस्प्ले करा रहे हो, ठीक है। तीनों अलग अलग डेटा टाइप लिए हैं, ध्यान से देखो। व्हाट इज द कंक्लूजन? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जेनरिक मेथड्स का था। तो ये कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि सिमिलर टू जेनरिक क्लासेस वी कैन आल्सो डिफाइन जेनरिक मेथड्स इन जावा, ठीक है, मेथड्स, ठीक है, क्लास के जैसे मेथड भी यूज कर सकते हैं। दीज मेथड्स यूज देयर ओन टाइप ऑफ पैरामीटर, ठीक है, just like local variables, the scope of the type of parameter lies within that method,
ठीक है। while defining generic method you need to specify the type of parameter in the angular bracket and use it as local variable। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं अपन कि ऐसे लोकल वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप अलाउ है क्या? नहीं है ना। इस लोकल ब्रैकेट के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप अलाउ है, स्ट्रिंग तो अलाउ है, इंटीजर भी अलाउ है, बट फ्लोट अलाउ नहीं है, लॉन्ग अलाउ नहीं है। देख रहे हो? तो प्रेफरेबल क्या है? प्रेफरेबल है जो अपन उधर यूज कर रहे थे। अदरवाइज ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं जो है ये इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है। अब है ये कह रहा है कि जेनरिक मेथड का एक एग्जांपल देखते हैं, फिर जेनरिक कंस्ट्रक्टर का। ठीक है। सिंपल एग्जांपल, आपको मेथड्स भी पता है कि क्या होता है और आपको कंस्ट्रक्टर भी पता है कि क्या होता है। अगर वो ऊपर वाला वैलिड नहीं होता, ठीक है, तो कैसे काम करता है ये? तो ये हम देख रहे हैं जेनरिक मेथड्स। ठीक है। अब आप देखना कि कैसे ये चीजें जनरलाइज हो जाती हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कैसे ये काम करता है। फिर आप जो है कोई भी एग्जांपल जो है जावा टी पॉइंट या कहीं किसी भी वेबसाइट से गिग्स फॉर गिग्स के बनाना, तो तुम्हें सब चीज समझ में आएगा। ठीक है। आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इसको मैं डार्क कर देता हूँ। सिंपल है। क्या करा हमने? जेनेरिक मेथड के नाम से क्लास बनाया। देख रहे हो? जेनेरिक मेथड के नाम से एक क्लास बनाया। एक पैरामीटर लिया अपन ने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टी। ठीक है। और सैंपल मेथड जो है हमने वॉइड सैंपल मेथड टी जो है उस नाम से बना लिया। ठीक है। टी एंगुलर ब्रैकेट में अपन ने यूज करा। ठीक है। फिर हमने मेथड का नाम दिया वॉइड सैंपल मेथड, और पैरामीटर पास कैसे करा? टी नाम का एरे पास किया जो कि जेनरिक टाइप का है। ध्यान रखना, टी नाम का मेथड पास किया, वो जेनरिक टाइप का इसलिए है क्योंकि वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है। जेनरिक डेटा टाइप। अब उसको एज एन आर्ग्यूमेंट कि ये एरे की तरीके से आप अभी पास कर दो। इस सैंपल मेथड के अंदर ये एरे की तरीके से काम करेगा। फिर आपने उसमें पैरामीटर्स पास करे और प्रिंट करा लिया एरे आई को। ठीक है। अब आते हैं हम वॉइड मेन में। वॉइड मेन के अंदर तुमने जेनेरिक मेथड जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस जेनेरिक मेथड क्लास के टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है ओबीजे। जिसका नाम क्या है? ओबीजे। देख रहे हो? जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब उसको एलोकेट करा दिया एक नया जगह। ठीक है। अब इंटीजर इंट एरे नाम से एक नया वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने क्या करा? कुछ नंबर्स पास कर दिए। ठीक है। और उसको कॉल करवा लिया ओबीजे से। ठीक है। ओबीजे से सैंपल मेथड को कॉल करा लिया। देख रहे हो? सैंपल मेथड टी, यानी ये भी जेनरिक टाइप का है। जैसे ही तुमने सैंपल मेथड को कॉल करा लिया वो टी को कॉल करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे तुमने स्ट्रिंग एरे के अंदर एक नया बनाया वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप का नया ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग एरे। उसके अंदर तुमने कृष्णा, राजू, सीमा, गीता ये कर दिया और फिर उसको ऑब्जेक्ट नाम से सैंपल मेथड के अंदर ही कॉल कर लिया। यानी कि उस सैंपल मेथड के अंदर तुमने टी टाइप का जो है वो आर्गुमेंट लिया हुआ है और टी टाइप जो है वो जेनेरिक टाइप का है। तो द पॉइंट इज, ये जो मैंने अभी दो हाईलाइट किए हैं वो एरे टाइप भी लेगा, इंटीजर टाइप भी लेगा और स्ट्रिंग टाइप भी लेगा। कोई दिक्कत नहीं। वो इंटीजर टाइप भी ले लेगा बाय डिफॉल्ट और स्ट्रिंग टाइप भी, बिकॉज यू हैव यूज्ड एंगुलर ब्रैकेट एंड जेनेरिक डेटा टाइप। ठीक है। तो देखो, जब आप इस प्रोग्राम को चलाओगे तो क्या आउटपुट दिया हुआ है? पहले वो सारे नंबर प्रिंट हो गए, फिर कृष्णा वगैरह प्रिंट हो गया, कृष्णा, राजू, सीमा। ठीक है। तो कहीं पे भी एरर नहीं आएगा।
पहले ये जब इसको कॉल करेगा तो पहले इसको प्रिंट करेगा ये, और जब दोबारा कॉल होगा, जब नीचे वाले लाइन में आएगा तो इसको प्रिंट करेगा ये। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, कैसे यूज हो रहा है आप देख रहे हो। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ जेनरिक मेथड्स, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ जेनरिक मेथड्स, ठीक है। इसको जेट डूडल में चला के देख लो, ये पब्लिक क्लास है, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। नहीं तो जेडीके में देखना, अगर इसमें कुछ इशू है तो। इसमें मेन का इशू रहता है, चल गया तो फिर बढ़िया है। ठीक है, चल गया, देख रहे हो आप। चूंकि अब ये चलने का इसका कारण ही यही है कि आपने यहाँ पे एक जेनरिक डेटा टाइप बना रखा है, ये वाला जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो बस इसके कारण क्या है कि इसमें इंटीजर भी जा रहा है, इसमें स्ट्रिंग भी जा रहा है, सब पास हो रहा है। ये वाला मैं इसको रेड कर देता हूँ, ध्यान से देख लो। तो ये मेथड में कैसे ये जेनरिक बनाते हो, वो मेथड का तरीका है, ठीक है। वॉइड मेथड जो तुमने यूज किया है वो उसका तरीका है, ठीक है। और कैसे उसको जेनरिक को तुमने इसके अंदर आर्गुमेंट पास किया है। तो ये जब 2-3 प्रोग्राम बनाओगे तो तुमको अपने आप जो है इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका जेनरिक कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का आपको पता है, मैं इसको एज इट इज सॉरी, मैं इसको एज इट इज वहां पे ले जाता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। दिस इज द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। कल जो है हम, थोड़ा लेट मिल जाना, 9:30 में ही मिलना, थोड़ा टाइम लेंगे। और कल जो है वो मैं आपको लिंक लिस्ट और इसमें जो क्यू वगैरह का कंसेप्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो हमारा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट हो जाएगा। जो बचेगा वो भी मैं आपको उससे पहले बता दूंगा, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस कर लेना, तो जेनरिक कलेक्शन अपना खत्म हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। ये है तुम्हारा जेनरिक कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। इसको भी बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग। कंस्ट्रक्टर्स आर सिमिलर टू अ मेथड्स, ये हम कंस्ट्रक्टर में ही पढ़ लिए थे। एंड जस्ट लाइक जेनरिक मेथड्स वी कैन ऑल्सो हैव जेनरिक कंस्ट्रक्टर। अभी जो तुमने जस्ट ऊपर पढ़ा उसमें तुमने एक सिंपल मेथड को एंगुलर टी लगा के जेनरिक मेथड बना दिया। अब उसके अंदर तुमने स्ट्रिंग पास किया, एरे पास किया, सब प्रिंट करके वो दे रहा था। समझ रहे हो, ये कंसेप्ट सी में, सी प्लस प्लस में भी था, जेनरिक्स। उसके अंदर भी ऐसे ही यूज होता था, टी को एक अलग आप उसमें करके और बाद में उस टी के अंदर आप सब कुछ जो है वो यूज कर रहे हो, ठीक है। वी कैन ऑल्सो हैव अ जेनरिक कंस्ट्रक्टर इन जावा थ्रू अ क्लास इज नॉन जेनरिक, कि क्लास जो है वो नॉन जेनरिक रहे, समझ रहे हो, और जो कंस्ट्रक्टर है वो जेनरिक रहे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। सिंस द मेथड डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता बाय डिफॉल्ट, वो कर दे तो अलग बात है, यही पढ़ा था हमने। द टाइप पैरामीटर शुड बी प्लेस्ड आफ्टर पब्लिक कीवर्ड, ठीक है, बिफोर इट्स क्लास नेम। इसका क्या समरी है कि द टाइप पैरामीटर शुड बी प्लेस्ड आफ्टर पब्लिक कीवर्ड, पब्लिक के जस्ट बाद, क्लास नेम से जस्ट पहले, कोई दिक्कत नहीं। वंस वी डिफाइन अ जेनरिक कंस्ट्रक्टर वी कैन इन्वोक, ठीक है, वी कैन इन्वोक इट बाय पासिंग एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पास करेंगे और वो अपने को काम करके देगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप बिल्कुल अच्छे से एक बार रीड कर लें ताकि कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछें, ठीक है। पहला कि द टाइप पैरामीटर शुड बी प्लेस्ड पब्लिक कीवर्ड के जस्ट बाद और क्लास नेम से जस्ट पहले। अच्छा, एक बार जेनरिक कंस्ट्रक्टर तुमने डिफाइन कर दिया तो उसको इन्वोक कर सकते हैं उसका आर्गुमेंट पास करके, एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू वांट टू, फाइन। दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। मैं इसको पहले बोल्ड करता हूं,
समझ लिया तो फिर अपने जरा भी दिक्कत नहीं होनी। ठीक है, एम्प्लॉय के नाम से एक क्लास बनाया। ठीक है, डेटा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का लिया। अब इसने क्या बोला था कि जस्ट बिफोर द क्लास नेम और जस्ट आफ्टर पब्लिक, ये इसका सिंटेक्स है। देख लो, इसको मैंने हाईलाइट किया है कि तुमको साफ जो है वो दिखाई दे। ठीक है ना, तो जस्ट बिफोर क्लास नेम एंड जस्ट आफ्टर पब्लिक कीवर्ड। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो तुमने स्ट्रिंग डेटा को जो है वो कैसे एज एन ऑब्जेक्ट पास किया, टी डेटा। टी टाइप का ऑब्जेक्ट बन चुका है अब, तो वो जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा था अब वो हो चुका है टी डेटा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, थर्ड लाइन तक। फोर्थ लाइन में है कि दिस डॉट डेटा यानी करंट डेटा जो है इक्वल्स टू डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, जो करंट डेटा है उसको स्ट्रिंग डेटा में कन्वर्ट कर दो। टू स्ट्रिंग मतलब गेट कन्वर्टेड इनटू दिस। फिर डिस्प्ले करा लिया, दिस डेटा को प्रिंट करा लिया। अब आता है पब्लिक क्लास जेनरिक मेथड, वॉइड मेन वाला आ गया है ना। तो इसके अंदर emp नाम का एक मेथड बनाया जिसके अंदर राजू पास किया, उसको कॉल कर लिया emp डिस्प्ले से। ठीक है, और डिस्प्ले मेथड के अंदर क्या किया हुआ है, दिस डेटा को ही प्रिंट करा रहा है ना, दिस डॉट डेटा को प्रिंट करा रहा है। और दिस डॉट डेटा जो है वो जेनरिक टाइप का है, तो वो राजू दो तब, या फिर कोई नंबर दो, रोल नंबर दो, एम्प्लॉय आईडी दो तब, वो दोनों ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा कंसेप्ट था इसमें। ठीक है ना, तो ये अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये वाला जो है ये था तुम्हारा क्लास का नाम, याद रखना। रेड किया और ये जहां पे तुमने जेनरिक लगाया था इस